हेलो एवरीवन। आज का हम लोग लेक्चर शुरू करने से पहले या टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ बात हम बता दें। वो हमने नोटिस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। पिछले लेक्चर में जब आप वीडियो प्ले करोगे तो 35 मिनट 44 सेकंड पे या 37 मिनट 44 सेकंड पे हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था या हम खुद सॉल्व उसको कर रहे थे। तो उसमें हमें वर्क का फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ी थी। तो हमने वहां पे स्लिप ऑफ पेन हो गया था, वर्क का हमने वैल्यू लिख दिया था पोटेंशियल बाई चार्ज। तो ये नहीं होगा, पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बाई चार्ज। तो वर्क बराबर होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो आप लोगों ने जब इसको नोट किया होगा तो नोट करने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, अगर आपने उस समय सही नोट किया है तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपने भी हड़बड़ी में वैसे ही नोट कर लिया होगा तो उसे आप जाके करेक्ट कर लेना। वर्क इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। आंसर आपका सही है क्योंकि तो जीरो ही आना था, तो जीरो को 4 से गुना करेंगे तो जीरो ही होगा। आंसर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जहां पे वर्क का फॉर्मूला हम लिख रहे थे वहां पे आप कर लीजिएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब हम आज का पिछले टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए, पिछले टेस्ट का जो क्वेश्चन था हमारा वो बेस्ड था कि आपको दे रखी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देने के बाद वो आपसे पूछता था पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे। तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी हो और आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हमने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक फॉर्मूला लिखाया था। उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। कुछ लोगों ने डायरेक्ट उस फॉर्मूला का यूज किया है, तो अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम यूज करोगे तो वो फॉर्मूला केवल वहां पे काम आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन से ही। तो इस तरह का जब भी आपको सवाल मिले तो यूज करना है इंटीग्रेशन वाला मेथड ही आपको फॉलो करना है। देखिए, हम सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 20 i कैप प्लस 50 j कैप। जिस स्पेस में है वहां पे ओरिजिन पे पोटेंशियल को क्या लेना है, जीरो। तो हम इसका बोले थे कि एक छोटा सा डायग्राम आप पहले बना लेना। मान लिया जाए कि ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा कोई पॉइंट P है। ये ओरिजिन है और ये P है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 और कोई पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2 मीटर और 4 मीटर। ये हमारा डायग्राम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो एज वी नो, मान लेते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं P और O के बीच का, यानी कि Vp माइनस Vo। हमने आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका ये बताया था कि जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो इसका अपोजिट होगा। अगर पोटेंशियल ले लो P से O के बीच का तो आपको जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन में O से। बहुत लोगों ने इसको लिखने में भी कंफ्यूजन, मतलब कुछ गड़बड़ी किया है, तो वो लोग भी ठीक कर लीजिएगा। O से कहाँ जाएंगे P, और फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और dr वेक्टर का क्या, डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, Vp माइनस Vo इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें पता है, कितना दे रखा है 20 i कैप अब प्लस 30 j कैप। अब इसको डॉट कराना है dr वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बोले थे कि आप i कैप j कैप के लिए खुद मान लीजिएगा। ये हो गया dx i कैप और dy j कैप। इसी को हमको करना है इंटीग्रेट। तो i वाला गुना होगा i के साथ और j वाला j के साथ, तो हो जाएगा 20 dx, ये हो जाएगा 30 dy। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा Vp माइनस Vo इज इक्वल्स टू, चलिए अभी हम इंटीग्रेशन को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक साथ अभी लिख रहे हैं। O से लेकर P तक, O से लेकर P तक 20 को dx से गुणा करेंगे 20 dx हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 30 dy, 30 dy। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन x में भी है और y में भी है, तो हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, x में अलग और y में अलग। तो 20 हो जाएगा dx हो जाएगा, x में अलग हो गया 30 dy और ये y पे अलग हो गया। अब देखो करना क्या है, अब इंटीग्रेशन का हमें चाहिए लिमिट। तो लिमिट x वाला देखेंगे तो O से कहां जाना है P, तो x में देखो O पे 0 है और P पे 2 है, तो 0 से कहां चले जाएंगे 2। y पे देखिए 0 से कहां है 4, 0 से कहां है 4। तो अब ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 20 चला गया बाहर और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कहां से कहां तक 0 से लेकर 2, 30 गया बाहर, dy का इंटीग्रेशन y 0 से लेकर कहां तक 4 तक, ये हो गया Vp माइनस Vo।
अब हम लोग Vp माइनस VO इक्वल टू निकालते हैं फाइनल वैल्यू। पहले अपर लिमिट मतलब 2 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 प्लस 30 4 और माइनस 0। तो देखो कितना हो गया 20 इंटू 40 हो गया, ये 40 और ये कितना हो गया 120। अच्छा नेगेटिव का साइन हम लोगों ने छोड़ दिया है, नेगेटिव लगाते रहना। ये माइनस फॉर्मूला में माइनस की तो दिया था ना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस यहाँ पर भी होगा तो वो माइनस यहाँ पर भी होगा, माइनस यहाँ पर भी होगा और माइनस यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा माइनस और यहाँ भी। तो 40 और 120 और क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिन का पोटेंशियल 0 है, मतलब VO कितना है 0। तो Vp इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 160 वोल्ट। यही इसका आंसर है, इसलिए क्योंकि हमारा VO का वैल्यू क्या है 0। तो देखो जैसे अभी हमसे नेगेटिव साइन छूट गया था और तो आंसर हमारा 160 किस में आ जाता, पॉजिटिव में आ जाता। बहुत लोगों ने जब सवाल को सॉल्व किया तो उन्होंने माइनस को छोड़ दिया या कभी कभी यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दिया है। तो उन सब मिस्टेक से बचना है। जब एक बार बना लीजिए तो एक बार रीचेक कर लिया कीजिए उसको कि सही बना है क्या नहीं, क्योंकि जब कंपटीशन में जाइएगा तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दोनों हो, माइनस भी प्लस भी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है माइनस वाला की बजाय प्लस वाला टिक करके चले आएंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, तो वो ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये तो रहा पिछले टेस्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसमें जो आंसर देने वाले लोगों की संख्या है वो हर बार की टेस्ट से इस बार सबसे ज्यादा है। तो हम लोगों का नाम अनाउंस कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ ऐसे नाम लेते हैं जिनका सॉल्यूशन आया और सही आया लगभग। तो वैसे लोगों का नाम है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गौरी शंकर, सनी कुमार, राज श्रीवास्तव, सोनू कुमार, प्रीति, खुशबू, नुसरत, निधि, अभिषेक कश्यप, निशांत कुमार, खुशी कुमारी, अनु कुमारी, अनुराधा, हर्षिता मौर्य, अनीशा कुमारी, सेजल कुमारी, दीपक, मोनू, मानसी, प्रेम, निधि, रितिका, स्वीटी, ऋतिक, निशु, वैष्णवी, गुड़िया, नेहा, विवेक, शुभम, चंदन, और कुछ लोग बहुत करीब आंसर के नहीं पहुंच पाए जैसे साक्षी, रत्नेश, लेकिन उनका अटेम्प्ट ठीक था। कुछ लोगों का आंसर बहुत एक दूसरे के करीब था और सही था, वैसे लोगों का नाम हम अनाउंस कर देते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल थे, मतलब 2-4 मिनट के अगल बगल में का आंसर आया। एक खुशी कुमारी, प्रेम प्रकाश, शिखा, सुमित, काजल, जया, शुभम और अमन और शुभम का आंसर बहुत करीब था एक दूसरे के। तो आज के टेस्ट का जो विनर है जिसने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर सबसे पहले दिया, उसका नाम हम बोर्ड पे लिख देते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। उसका नाम है अमन कुमार। इसने सबसे पहले और सबसे राइट आंसर दिया था। पहले तो बहुत लोगों ने दिया था लेकिन प्लस माइनस कौन लोगों का मिस्टेक हो गया था। इसने जो जवाब दिया था उसमें कहीं कोई मिस्टेक भी नहीं था और आंसर बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। तो हमारा जो इस टेस्ट को लेकर उद्देश्य था वो पूरा हो गया कि हमें चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्राई करें, मेहनत करें। हमने पहले भी कहा है कि कोई फर्स्ट आ रहा है या कोई लास्ट आ रहा है उससे ज़्यादा कोई हमको मतलब है नहीं। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस वही है जो ट्राई कर रहा है, बेहतर मेहनत कर रहा है। आज हम इसी से रिलेटेड, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ और फॉर्म में। तो जिन लोगों को सॉल्व नहीं हो पाया था या जिन लोगों का कंफ्यूजन था उसको देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आईआईटी और पीएमटी यानी कि आईआईटी और मेडिकल दोनों जगह पूछा गया है इस तरह का सवाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सवाल को भी सीख लेना, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन सीखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफाइन किया था एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बार आपको दिया हुआ है। याद करो पिछले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, पिछले सवालों में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ होता था और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता था किसी पॉइंट पे। यहां कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ले लो और हमें क्या निकाल कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपको दोनों में लिखने आना चाहिए। वो सारी बातें हम लोग वेक्टर में कर चुके हैं। तो देखो इसको सॉल्व करोगे कैसे, तो देखो हम लोग क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। बहुत इजी मेथड है, सीखिएगा। और कुछ इसमें हम बिल्कुल नई बात आपको आज बताएंगे जो आपने इससे पहले नहीं सीखा है, तो उसको भी अच्छे सीखना है। देखिए फॉर्मूला तो हम लोग यही जानते हैं, एज वी नो, समझना है अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस dv अपॉन dr, जहां पे dr होता था पोजीशन वेक्टर और E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड।
देखिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह स्केलर क्वांटिटी है, बात यहाँ पे आपको बता रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डीवी बटा डी आर, अगर पूरे से पूछा जाए पोटेंशियल हो गया स्केलर, लेकिन पूछेगा कि डीवी बटा डी आर कैसा क्वांटिटी, तो वेक्टर, कैसा क्वांटिटी होगा ये वेक्टर, क्योंकि किसकी वैल्यू देता है, ई का वैल्यू देता है। तो डीवी बटा डी आर वेक्टर हो गया और वी अकेला क्या हो गया, पोटेंशियल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी कुछ हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, पहले इसको कैसे लिखोगे, एक्स कंपोनेंट के ऊपर में आई कैप, बगल में आई कैप, जो वाई कंपोनेंट आया उसके साथ में जे कैप, और जो जेड कंपोनेंट आया उसके साथ में के कैप। ये तो रूल है, यूनिट वेक्टर है, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस फॉर्म में देना होगा, इस फॉर्म में लिखना होगा। यानी हमें EX का वैल्यू पता होना चाहिए, EY का वैल्यू पता होना चाहिए, और EZ का वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो EX, EY और EZ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। EX का वैल्यू क्या होगा, EY का वैल्यू क्या होगा, और EZ का वैल्यू क्या होगा। देखिए EX को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हमको Y और Z से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, X से। तो E का X कंपोनेंट जब निकालना तुम, फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस D के जगह पे हम बना दिए डेल्टा, डेल्टा V बटा डेल्टा X। R वेक्टर में सब होता था, X Y Z तीनों, R में तीनों होता था, X Y Z तीनों, लेकिन सिर्फ हमको X से मतलब है तो सिर्फ यहाँ X लिखेंगे। और याद रखिएगा D नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डेल्टा। किसी किसी बुक्स ने इसको ट्राइंगल बना के भी डेल्टा लिखा, लेकिन हम इसको सिंपल ऐसे डेल्टा लिख देते हैं। और हमने इसको डेल्टा क्यों लिखा, तो डेल्टा लिखने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और हम कैसे करेंगे वो आपको हम बताएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक नया चीज आपके सामने आ गया, याद रखिएगा पार्शियल। अभी तक आप लोग डिफरेंशिएशन करते थे, अब आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो कैसे करेंगे वो आपको समझाएंगे। EX का वैल्यू याद रखिएगा, माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा X। यानी जब EX निकालेंगे तो सिर्फ हम X से मतलब रखेंगे, Y और Z से कोई मतलब नहीं रखेंगे, उसको कांस्टेंट मान के ट्रीट करेंगे, वही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब EY कैसे निकलेगा, तो EY का फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा Y, नहीं भी ऊपर तो पोटेंशियल रहेगा, अब बटा नीचे में डेल्टा Y, और EZ का वैल्यू माइनस डेल्टा V अब बटा डेल्टा Z। तो ये तीन फॉर्मूला हमने EX, EY, EZ के लिए बताया, और जब ये तीनों निकल जाए उसको यहां ले आके सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको हम सिखाते हैं कि ये EX, EY और EZ डेल्टा यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अच्छे से सीखिएगा, एक बार अगर हम EX करा देंगे तो EY, EZ आपको निकल जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसे घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं EX। EX का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले EX निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला है, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा X। अब जो V का वैल्यू दिया है, V है ना, तो जो V का वैल्यू दिया है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या है 3x स्क्वायर y प्लस 5y स्क्वायर z अब प्लस 7z स्क्वायर x। अब इसको हरवाना नहीं है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसको अच्छे से सीखना है डिफरेंशिएशन कैसे करना है। देखो हमने क्या कहा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या करना है, पार्शियल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको वेरिएबल माना। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन वो वेरिएबल होगा, अब बाकी उसके अलावा जो होगा सब कांस्टेंट होगा। जो हमने बोला वो आप दिमाग में अपने बैठा लेना, कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा। फिर से हम बोलते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो वेरिएबल होगा, उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और उसके अलावा कुछ भी रहेगा वो सब क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। अब समझिए इस चीज पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब ये वाला का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स लगा हुआ है ना, यहां भी एक्स लगा हुआ है, 7z स्क्वायर एक्स इसका होगा, यहाँ z और y है तो इसको पूरा क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का क्या होता है, 0। मतलब 5y स्क्वायर z का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या होगा, 0। अब बचा कौन, 3x स्क्वायर y और 7z स्क्वायर x। देखो कैसे डिफरेंशिएशन हो रहा है, x का करना है डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन सबको पता है, पावर नीचे आता है तो 3 2 जा 6, x 2 में से 1 गया तो 1,
फॉर्मूला यही है ना, पावर वाला n(x(n-1). पावर को नीचे ले आना है, पावर में से घटा देना है, तो 2 नीचे है, 3 2 6, x का x, और y तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यानी 3x² y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6xy। आप कहोगे y को हमने क्या किया, तो y मेरा क्या था, कांस्टेंट, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। तो आपको हम बताए थे कि जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, देखो 3 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना, तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना। तो हमने मान लो 3 और y को बाहर निकाल लिया था, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो आंसर क्या बचेगा, 6xy। ठीक है, अब आते हैं ये क्या हो चुका है, 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो चुका है, 0, बाहर में माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन 0 है। अब इस पे आइए प्लस, अब यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट हो जाएगा, 7 हमारा कांस्टेंट है, और हमारा z² क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और हमारा x है, तो x की पावर कितना है, 1, तो जिसपे पावर 1 रहेगा उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया, 1। ठीक है, यानी ex का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब आते हैं सिमिलरली ey का वैल्यू निकालते हैं। तो ey का फॉर्मूला क्या सीखा है, माइनस डेल्टा बटा डेल्टा y। चलिए ey की जगह पर अब हम लोग v का वैल्यू फिर से डालेंगे, कितना है, 3x² y प्लस 5y² z प्लस 7 z² x। फिर से वही पुराना फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। अब बारी किसकी है, y वाले की, अब बारी किसका, y वाले का, तो जहां जहां y लगा हुआ है डिफरेंशिएशन उसी का होगा, बाकी वो कांस्टेंट। तो देखो यहाँ y नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा जब कांस्टेंट हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन 0, यहाँ ये क्या हो गया हमारा 0, जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या हो चुका था, 0। अब डिफरेंशिएशन इसका होगा और इसका होगा, पहले इसको करते हैं। वेरिएबल कौन है, y, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल कौन है, y, तो डिफरेंशिएशन y का होगा, बाकी सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एज इट इज लिख दीजिए, तरीका यही होता है, कांस्टेंट को वैसे उतार दीजिए। अब y पे पावर कितना है, 1, तो 1 पावर, डिफरेंशिएशन भी 1, कितना हो गया, 3x²। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, 5 है और z है, उसको उतार दो नीचे, और y² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर नीचे आएगा, यानी कि 2y, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, z गुना 1। ये हो गया ey का वैल्यू। अब उसी तरीके से हम लोग ez निकालेंगे। Ez का फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा z। अब v, तो v का वैल्यू यहाँ है, कितना है, 3x² y प्लस 5y² z प्लस 7 z² x। अब चलते हैं फटाफट डिफरेंशिएशन, अब आपको करने आ गया, थोड़ा जल्दी करते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ वेरिएबल कौन होगा, z, अब बाकी सब कांस्टेंट। तो देखो तो जहां z नहीं है, तो इसमें तो z है ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा 0, क्योंकि पूरा कांस्टेंट क्या होगा, 0। अब यहाँ पे चलो z है, तो z पावर कितना है, 1, तो डिफरेंशिएशन 1, कितना बचा, 5y²। अब यहाँ पे आ जाइए, कितना है, z पे पावर 2 है, 7 और x क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो 7 और x को पहले लिख दो, और z² का पावर नीचे आ जाएगा 2z, तो 7 गुना 14, क्या हो गया, z। और याद रखिएगा सबके बाहर में कितना लिखा हुआ है, माइनस, सबके बाहर में कितना है, माइनस। सबसे पहले आप एक काम करिए, इन सारी बातों को अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग यहां तक डिफरेंशिएशन तक तो सीख गए। देखो एक बात और हम आपको यहाँ पे बता दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि एक दूसरे का वो इनवर्स प्रोसेस था। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे इंटीग्रेशन की मदद से। तो अगर इंटीग्रेशन की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो डिफरेंशिएशन की मदद से क्या आएगा, नहीं, हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे, तो अगर पोटेंशियल इंटीग्रेशन से आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएशन से आएगा। यानी यहाँ बताने का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, IIT या PMT, तो आपके लिए ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में समस्या होगी तो फिर आप इस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। और हमने कहा भी था कि हम वीडियोस के ऊपर बनाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बना दे उसके ऊपर वीडियो। चलिए इसमें फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालते हैं EX की वैल्यू। देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में कंडीशन क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किस पॉइंट पे, 3, 2 और 1 पे, यानी x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 2 और z कोऑर्डिनेट 1। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कहां पे, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे चलते हैं, 3 पे, 2 पे और 1 पे। चलिए सबसे पहले EX निकाल लेते हैं। कहां पे निकाल लेंगे भाई, माइनस है, कहां पे, पॉइंट है 3, 2 और 1,
क्या वैल्यू है उसका माइनस, देखो हम डायरेक्ट लिखते हैं 6, x है ना, 6 के बाद क्या x, और x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो x की जगह 3 रख दीजिए। फिर y है तो y की जगह कितना रख दीजिए 2, ठीक है, प्लस अब वहां पे चलो तो 7 z स्क्वायर, तो z कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब जरा इसे कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। देखिए ये कितना हो गया 36 और ये हो गया कितना 7, तो कितना हो गया 43, माइनस का ये हो गया 43। ये किसका वैल्यू हो गया ई का एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट क्या होगा, माइनस तो बाहर में है ही। चलिए वाई पे आइए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 10 इंटू जेड का वैल्यू 1, और वाई तो वाई का वैल्यू 2। बताइए कितना आंसर होगा, 9 या 27, 27 और 20 कितना हो गया 57, नहीं 27 और 20 हो गया 47, यानी हो गया -47। अपना क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा इसको, इजेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर, y कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 14 x का वैल्यू कितना है 3 और z का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 को 5 से गुना करो 20 और 14 को 3 से गुना करोगे तो 42 और 20 यानी कि 62, यानी कि माइनस का 62। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, इसको एक बार हम लोग चेक भी कर लेंगे, आप भी इसको क्रॉस चेक कर लेना। मुद्दा बस इतना है कि फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। इसको देख लो एक बार, कितना था y स्क्वायर, तो y कितना था 2 का स्क्वायर, तो 20 हो गया, ठीक है। ये हो गया 14 और ये 3, तो 14 को 3 से गुना किया तो 42 और 20 हमारा कितना हो गया 62, ठीक है। देखिए तीनों वैल्यू हमारा सही है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई एक्स आई कैप यानी -43 आई कैप, ई वाई जेड कैप -47 के कैप और -62 का ये जे कैप वाई है और ये के कैप। ये हमारा फाइनल आंसर है। मान लो इसी सवाल में कहता है कि आप मैग्नीट्यूड भी निकालो, क्या निकालो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था हमें, तो सिर्फ फॉर्मूला क्या था, हम सिखाए थे आपको वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या करो आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जे का जो है उसका स्क्वायर कर दो और के का जो है उसका स्क्वायर कर दो। तो अगर ये कर दोगे तो आप कहां तक पहुंच जाओगे मैग्नीट्यूड तक, लेकिन मैग्नीट्यूड तक नहीं बोला था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोला था। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी किताब में आपको डायरेक्टली ना मिले, किसी इतना एक्सप्लेन करके हर तरह से क्वेश्चन करके ना बताया हो, लेकिन ये हमने काम इसलिए आपको एडिशनल वर्क इस चैप्टर में कर दिया ताकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाओ तो आपको वहां परेशानी नहीं हो, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब हम लोग फर्दर एक टॉपिक आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे काम करते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन भी जैसा हमने आपको अभी क्वेश्चन कराया उसी के बेसिस पर हमने आपको क्वेश्चन दे दिया। पोटेंशियल का वैल्यू है v बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पे, पॉइंट है 1 1 1 और ये है आपके सामने में 4 ऑप्शन, आप जल्दी से इसे कैलकुलेट करके जैसे भेजते हो एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ वैसे भेज दीजिए। देखिए आपके सामने एक टॉपिक आ चुका है इक्विपोटेंशियल सरफेस, टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन पूछता है जो कि लिखा हुआ है, और जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पूछेगा, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग बाय वन करके यहाँ डिस्कस करेंगे बोर्ड पे, तो आप वैसे लिखते जाना। सबसे पहले देखो नाम से बिल्कुल क्लियर है, इक्वी का मतलब होता है बराबर, पोटेंशियल तो जान रहे हो विभव, सरफेस मतलब पृष्ठ, इसे समविभव पृष्ठ हिंदी में कहते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का सिंपल मीनिंग है जैसे सरफेस, तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हो बोर्ड, ये बोर्ड खुद एक क्या है सरफेस। अगर मान लो इस बोर्ड में, इस पूरे बोर्ड में हम मान लो 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हमने लिया ए, एक हमने लिया बी। मान लीजिए पॉइंट ए का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और पॉइंट बी का भी पोटेंशियल कितना निकला 10 वोल्ट, तो दोनों जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया बराबर हो गया ना। यानी हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सतह है, ये एक ऐसा सरफेस है, बोर्ड एक ऐसा सरफेस है जिसके लोकस के हर पॉइंट पे, कोई एक लोकस लें, उसके हर पॉइंट पे लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट द पोटेंशियल बिकम्स सेम, यानी जो पोटेंशियल की वैल्यू है अगर एक जैसी हो,
इस सरफेस पे हर जगह हर पॉइंट पे एक जैसी हो तो वो सरफेस कैसा सरफेस कहलाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको समझना बहुत आसान है। लेकिन देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने से हम लोग कंडक्टर की तरफ मूव करना हमारे लिए इजी हो जाता है। मतलब कंडक्टर के बारे में इसके बाद हमको पढ़ना है, फिर हमको कैपेसिटर पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग कंडक्टर की जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो कंडक्टर के बारे में लिखा होता है कंडक्टर बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो वहां कंडक्टर को पढ़ने में आसानी नहीं होगी। तो सिंपल मीनिंग जो हमने आपको बताया, फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, द प्लेन और सरफेस, इसको प्लेन बोल दीजिए, बोर्ड बजाय सरफेस बोल दीजिए, करस्पॉन्डिंग टू द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस हमने आपको समझाने के लिए बनाया था। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, एक ऐसा सरफेस, जैसे मान लो मेरा हाथ एक सरफेस है, जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल यहाँ, उतना ही पोटेंशियल यहाँ, उतना ही पोटेंशियल यहाँ, 5-5 वोल्ट मान लीजिए हर जगह रहे, तो मेरा हाथ एक कैसा सरफेस हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यानी हर जगह पोटेंशियल बराबर है, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हर जगह बराबर है। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये तो हमने इसका क्या लिख दिया? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए आएगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नंबर, सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, जैसे मान लो हम एक डायग्राम में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। ये एक प्लेन है, कोई भी प्लेन हो सकता है ये, ठीक है। ये ABCD एक हमारे पास है प्लेन। अब इस प्लेन पे हम एक पॉइंट लेते हैं P और दूसरा पॉइंट लेते हैं Q, और हम कहते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज है Q0 हमारे पास में क्या टेस्ट चार्ज है, और उसको जरा मूव कराते हैं P से Q या Q से P। तो क्या उसको मूव कराने में कोई वर्क करना होगा क्या? यानी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो वर्क से रिलेटेड है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी कहता है कि आप अगर दो पॉइंट के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराइएगा तो आपको कोई वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यानी सबसे पहला पॉइंट जो है, देयर इज नो वर्क नीडेड इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज between 2 points on an equipotential surface। अब हमने तो लिख दिया कि कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं। इसी को हम समझ लेते हैं मैथमेटिकली। तो मान लीजिए हमें चार्ज को ले जाना है P से Q, तो याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने आपको क्या पढ़ाया था। अगर कोई हमसे पूछता है कि Vp माइनस Vq निकालो, यानी कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो हम लोग जानते हैं एज वी नो Vp माइनस Vq का वैल्यू होता है वर्क डन, जितना करना पड़ेगा चार्ज को Q से कहां तक लाने में, P तक लाने में। हम उल्टा बोले थे ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर कोई पूछेगा P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम कहेंगे जितना हमें काम करना पड़ेगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम Q टू P अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी अभी हमने कहा कि अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो जितना पोटेंशियल P का होगा उतना ही पोटेंशियल Q का होगा। तो Vp बराबर किसके हो गया? हेंस Vp तो Vq के क्या है? बराबर है। और अगर Vp Vq के बराबर होगा, सो अगर ये वैल्यू बराबर है तो कट के क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि 0। तो वर्क डन फ्रॉम Q से P आपका क्या हो गया? 0। यानी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपको कह दे कि मेरे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये बोर्ड हमारा क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये मेरे पास में टेस्ट चार्ज है। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम बोर्ड के इस कोने से इस कोने तक कहीं से कहीं लेके चले जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या हमें कोई वर्क करना होगा? तो आप कहिएगा देयर इज नो वर्क नीडेड इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये होगी इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो प्रॉपर्टी को भी नोट कर लीजिए, डेफिनेशन ऊपर है। ये डायग्राम भी अगर आप चाहते हो बना लेना, ये कैलकुलेशन जरूर लिखना।
ताकि आप एग्जाम में भी जब आएगा तो कैलकुलेशन दिखे। बोर्ड पे आपके सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस की दूसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ये प्रॉपर्टी कहता है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो और हमें अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये प्रॉपर्टी जो है न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। अगर मान लो मेरे पास में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर डायरेक्शन देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस पर राइट एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। वही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ऐसे तो डायरेक्टली काम चलेगा नहीं। तो एज वी नो, हम लोग अभी अभी प्रूफ किए थे, याद होगा आपको, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है भाई, जीरो। अभी अभी सीखा है, वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो अगर वर्क डन जीरो है तो हम लोग तो जानते हैं ना, वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क हम लोग किसके अगेंस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होता है डीडब्ल्यू या डब्ल्यू जो भी कह लो, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट डी आर। डी आर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इस वर्क के वैल्यू को थोड़ा खोल दिया जाए तो ये एफ डी आर कॉस थीटा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एफ डी आर कॉस थीटा। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा वर्क, खोलेंगे तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर, यानी फोर्स में और किसमें, डी आर में। अब ये बताइए, फोर्स जो होता है, फोर्स किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स आपको पता था कितना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या हो गया, डी आर, और क्या हो गया, कॉस थीटा। याद होगा ना, फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी तो फोर्स कितना होता है, क्यू नॉट ई। बात किस चार्ज की हो रही है, तो ये बराबर क्यू नॉट ई हमने रख दिया। अब यहां से हम लोग जानते हैं एज वी नो, वर्क डन क्या होता है, तो जीरो होता है। तो वर्क तो हो गया जीरो, तो जीरो बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। अब देखो तो जरा, यहां से कॉस थीटा ही बराबर पूरा जीरो हो गया, ये इधर नीचे के जीरो तो जीरो। अगर कॉस में कोई वैल्यू जीरो हो जाए तो वो एंगल कितना होगा, कॉस इनवर्स जीरो। और कॉस इनवर्स जीरो, कॉस में जीरो कितने डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री पे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डी आर, तो डी आर किसे मानोगे, उसके सरफेस पे, सरफेस पे कोई लेंथ मानोगे डी आर, दोनों के बीच में एंगल कितना निकल रहा है, 90 कितने पे होगा, राइट एंगल पे होगा। तो आप इसे एक सिंपल डायग्राम से समझ लो। मान लो मेरे पास में ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमारे पास में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो तो हम उस पे कितने डिग्री पे दिखाएंगे, 90 डिग्री पे। अगर क्रॉस करना है तो वो कितने डिग्री पे क्रॉस करेगा, 90 डिग्री। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एंगल कितना बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा, एंगल 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके लिए हो गई। तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टीज है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो कहता है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, काट नहीं सकता है, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे समझ लो। मान लो मेरे पास में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब हर जगह इसका पोटेंशियल बराबर रहेगा। तो मान लो हर जगह इसका पोटेंशियल 10 10 10 10 10, और ये दूसरा मार्कर भी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लाइन है लेकिन मान लेते हैं सरफेस है, ठीक है। यहाँ हर जगह पोटेंशियल है 5 5 5, तो यहाँ हर जगह पोटेंशियल बराबर, यहाँ हर जगह पोटेंशियल बराबर, तो 10 वाला कभी 5 को इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन वैल्यू होना चाहिए। इसके पास भी 10 5 होना चाहिए, इसके पास 10 5। दो लाइन कैसे इंटरसेक्ट करा देते हैं, 10 5 10 5, तब ना इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 वैल्यू। और अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पर तो पोटेंशियल का वैल्यू एक ही ना होगा, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वैल्यू 2 चाहिए। अब क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल है, वैल्यू एक ही है, तो कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, जैसे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता था, वैसे ही 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट या कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इन सारी बातों को नोट करके डायग्राम वगैरह बना लो। 3 प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई, 2 के बारे में और अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चौथी नंबर प्रॉपर्टी जो है, तो मेन जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो ब्लैक मार्कर से लिखा गया है, ब्लू मार्कर में उसका एक्सप्लेनेशन है। इसको समझाने से पहले या इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम एक बात आपको बताते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, एज वी नो, हम सभी लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है, माइनस dV अपॉन dr, ठीक है।
अगर मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सीधी सी बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर होगा तो मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल में कोई बदलाव तो होगा नहीं, तो v हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और आपको पता है कि v कांस्टेंट होता है तभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होता था तो आपका एंगल कितना हो जाता था, 90 डिग्री। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, v हमारा कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म हमारा चेंज इन पोटेंशियल तो होगा ही नहीं, वो क्या हो गया, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट हटता है तो वहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं ना। तो अगर मान लो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाया तो हम यहाँ प्रोपोर्शन लगाए, माइनस को ले लीजिए प्रोपोर्शन में, क्या हो गया 1/dr। तो देखिए तो जरा इस रिलेशन को अच्छे से समझिए। dr क्या था, दूरी, dr क्या था, दूरी, और e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो dr से कैसा प्रोपोर्शन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शन आ गया इनवर्सली। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द dr। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये सीधा मतलब ये है कि जहां दूरी ज्यादा होगी, dr का वैल्यू ज्यादा होगा, e का वैल्यू कम। और जब dr का वैल्यू कम होगा तो e का वैल्यू ज्यादा। यानी सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखो ये दोनों हाथ, अगर इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है, मान लो ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। और अगर दोनों के बीच में दूरी कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्या होगा, मजबूत होगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग है तो पास होना चाहिए, वीक है तो सरफेस दूर होना चाहिए। तो वो यहाँ लिखा हुआ एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर, अगर नजदीक होंगे वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, नजदीक होंगे तो स्ट्रॉन्गर होगा, और दूर होगा जब तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। उस बात का ये मैथमेटिकली प्रूव है। ये हमने क्या दे दिया आपको, मैथमेटिकल प्रूफ, क्योंकि ई जो है वो डिस्टेंस से कैसा प्रोपोर्शन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसी बात बोल सकते हैं। तो ये आपका चौथा प्रॉपर्टी, इस अच्छे से नोट करो। फिर हम चलते हैं एक और प्रॉपर्टी इसमें है, उसके बारे में देखिए। जो आपका पिछला प्रॉपर्टी था उसी से ये प्रॉपर्टी निकल कर आया है। अगर आप चाहते तो उसी में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। द इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। कैसे बताता है तो समझिएगा। हम लोग तो जानते हैं ना, एज वी नो, हमने प्रूफ किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई बराबर माइनस dV/dr। याद करो हमने आपको माइनस का मतलब समझाया था। माइनस बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उधर ही होगी जिधर पोटेंशियल घटेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है, जिधर पोटेंशियल उस वजह से, उस चार्ज की वजह से क्या हो रहा हो, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज की वजह से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उधर ही जाता है जिधर पोटेंशियल क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। यानी सीधा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाईएस्ट से लोअर पोटेंशियल। ठीक है। अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उधर पोटेंशियल हमारा क्या होगा, कम होगा। मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V2, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि V2 कम होगा और V1 हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक। और अभी आपने पढ़ा कि जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के क्लोज होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जब करीब होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, दूर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। और आपको ये पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, उधर पोटेंशियल हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब वहां पे सरफेसेस एक दूसरे क्या होंगे, क्लोज होंगे। और जहां पे कम होगा तो वहां पे सरफेसेस एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। यानी स्टैटिक में जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक दूसरे से क्लोज होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ते चले जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। ठीक है। तो इसमें खैर कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं, आप सिर्फ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बात लिखने वाली है नहीं। अब हम आपको बताते हैं कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसे नोट कर लो, हम चलते हैं उसके ऊपर। देखिए हम लोग सीखने वाले हैं कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ किया जाता है। हम दो केस में आपको सिखाएंगे। सबसे पहला केस है, अगर मान लीजिए कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद हो और वहां पे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बनाना हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो कैसे बनाओगे, तो देखो जब कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक दूसरे से हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। प्लेन्स होगा और क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल प्लेन्स। जैसे मान लीजिए हमने ये दो प्लेन बनाया, ये प्लेन नंबर फर्स्ट और ये प्लेन नंबर 2, ये एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है
वो हर जगह एक जैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा है? एक जैसा है। और अभी अभी हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितने डिग्री पे निकलेगा? 90 डिग्री पे। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई कहेगा कि आप ड्रॉ करके दिखाइए, अक्सर सीबीएसई बोर्ड में आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो याद रखिएगा वो क्या होगा? पैरेलल प्लेन्स होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कहेगा कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए खींचो, किसी पॉइंट चार्ज के लिए खींचो, तो याद रखो जो पॉइंट चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट सोर्स चार्ज का मॉड बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आर के स्क्वायर से क्या हो रहा है? कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने लगेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉन। मान लो ये कि मेरे पास एक प्लस पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो आपको पता है प्लस से रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड है। तो अब सीधी सी बात है कि अगर यहां से रेडियली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। तो पॉजिटिव चार्ज, अब थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक तो 90 डिग्री पे होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितने डिग्री पे होना चाहिए? 90 डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। दूसरा, शुरू में देखो प्लस के जैसे तुम नजदीक रहोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, आर का वैल्यू कम रहेगा, मतलब नजदीक में। आर का वैल्यू कम मतलब नजदीक में है, तो ई का वैल्यू ज्यादा। दूर चले जाएंगे आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। और अभी अभी हमने आपको सिखाया था अभी जस्ट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से क्या होंगे? करीब, और अगर कमजोर हो जाएगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से क्या होंगे? दूर। और कंडीशन ये है कि होना कितने डिग्री पे चाहिए? 90 डिग्री पे। तो अब इसके अगल बगल में ऐसा क्या सरफेस बना है कि 90 डिग्री पे हो? तो मान लो कहीं से चारों तरफ रेज निकल रही है चारों तरफ, और उसको 90 डिग्री भी रहना है सरफेस पे, तो वो सरफेस स्फीयर होगा, तभी 90 डिग्री पे होगा। यानी यहाँ पे जो ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो नेचर में कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल। और धीरे धीरे उसके बीच का दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जिनका नेचर कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इसलिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे स्फीयर पे क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस से निकल रहा तो हमेशा क्या होगा? वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। एक छोटा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके ऊपर, पहले इसे आप ड्रॉ कर लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अभी हमने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ाया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2.3 वो इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन सब मिक्सअप है, जब तक कुछ हद तक पढ़ न ले तब तक हम क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे खुद से। ये क्वेश्चन कहता है कि दो चार्ज है, एक 2 माइक्रोकूलम का, एक -2 माइक्रोकूलम का। तो देखिए अभी हमने आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाया था वो एक चार्ज के लिए, लेकिन यहाँ पे दो चार्ज है, एक 2 माइक्रोकूलम का है और मान लेते हैं दूसरा जो है एक ए पे है, दूसरा बी पे है, ये है -2 माइक्रोकूलम। अब हमसे पूछता है ए और बी पे है 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ये की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब ये कहता है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। आपको पता है इलेक्ट्रिक वी बार आप खुद जानते हो, अगर सरफेस बन गया तो उस पर 90 डिग्री पे कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सरफेस बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 2 माइक्रोकूलम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा? तो जहां पे पोटेंशियल बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो याद करो हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था ऐसा ही, और हमने आपसे याद करो पूछा था कि ये बताओ कि ये सिस्टम है कहां पे इसके इन दोनों चार्ज का, ये चार्ज भी है, ये चार्ज भी है, ये दोनों चार्ज कहां पे पोटेंशियल एक जैसा रखे? तो मान लो वो इसका मिडिल पॉइंट है। वो कैसा पॉइंट है इसका? वो इसका कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट। पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट। तो ये बात सभी को पता होगा, तो सॉल्व करके देख लेना। जब तुम ओ पे पोटेंशियल निकालोगे तो देखो ये दूरी भी आर होगी और ये दूरी भी आर होगी, तो जितना पोटेंशियल ए वाला क्रिएट करेगा, ए का ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1/4πε0। ठीक है, इसका भी चार्ज का वैल्यू वही, उसका भी चार्ज का वैल्यू वही, तो इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे कैसे होंगे? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और इसके लिए कैसा होगा? इनवर्ड। इसके लिए कैसा होना चाहिए? इनवर्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया प्लस से कहां? माइनस। ये सभी को क्लियर है। अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर इस माइक्रोकूलम के लिए लिखे, सॉरी पोटेंशियल का वैल्यू अगर इसके लिए लिखे 2 के लिए और इसके लिए भी 2 के लिए, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर है। तो पोटेंशियल जो ओ पे होगा एक के लिए प्लस होगा और एक के लिए क्या होगा? माइनस होगा। नेट पोटेंशियल तो 0 होगा।
लेकिन होगा दोनों के लिए O पे बराबर, तब तो कट के 0 हुआ। यानी दोनों के लिए पोटेंशियल बराबर कहाँ होगा, मिडिल पॉइंट पे। यानी जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो पास कहाँ से करेगा, वो पास कहाँ से करेगा, तो वो पास करेगा हमेशा कहाँ से, तो वो उसके मिडिल पॉइंट से। तो याद रखिएगा जो पहला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो उसके बारे में लिखेंगे इट विल परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के, टू द लाइन ए बी एंड इन द शेप ऑफ प्लेन। कैसा शेप होगा, प्लेन शेप होगा, कि 2 पॉइंट चार्ज के कारण इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो रहा क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब कहता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, हर पॉइंट पे तो कैसे होगा, नॉर्मली, हर पॉइंट पे कैसे होगा, तो नॉर्मली प्लस से माइनस की ओर। यानी जो बी पार्ट है इस सवाल का, कहता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, तो आप सीधा कहिएगा फ्रॉम ए टू बी। ऐसे बनाने का इसका और भी मेथड है, हमने आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड से बताया। याद रखिएगा जब कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो 1 मार्क्स का ही रहेगा जनरली, तो अक्सर ये बराबर ही रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा सिचुएशन रहता है। तो 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, उसका मिड पॉइंट लेना और वहां से एक प्लेन बना देना। वही प्लेन क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस को किसकी दूरी कैसे भी लो, आप ऐसे तिरछा लो, सीधा लो, हर जगह इसकी दूरी क्या होगी, बराबर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के ऊपर काम करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे और फिर फाइनली हम लोग कैपेसिटर में जाने की तैयारी करेंगे। तब हम लोग आगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अभी ढूंढ के आप ऐसा क्वेश्चन कीजिए जो आपको लगता है कि बन सकता है। फिलहाल के लिए इसको उतार दो, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।